हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग वॉल्टर पैटर एज ए क्रिटिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोट्स है हम नॉर्मली 5 पेज में रेडी किए हुए, अपने मार्क्स अकॉर्डिंग नोट्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। नोट्स का लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी रखने की कोशिश किए हुए ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपकी सिलेबस की है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है वॉल्टर पैटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक। कि वॉल्टर पैटर जो है ना, जितने भी लिटरेरी क्रिटिक हुए आज तक, साहित्यिक आलोचक हुए ना, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है। इट मीन्स महान है। एंड हिज ग्रेटनेस हैज बिन ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली। और उनकी जो ग्रेटनेस है, उनकी जो महानता है ना, उसको सभी जगह स्वीकार किया गया है। ही ऑक्यूपाइज विदाउट डाउट द फर्स्ट प्लेस एमंग इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक। उनको ना बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के पहला स्थान प्राप्त है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक्स में। मतलब जितने भी साहित्यिक आलोचक हुए ना, उनमें सबसे पहला स्थान जो है वॉल्टर पैटर को दिया जाता है एज ए क्रिटिक। हिज कंप्लीट नेम वॉज वॉल्टर हॉर्सियो पैटर। वॉल्टर पैटर का जो पूरा नाम था वॉल्टर हॉर्सियो पैटर था। पैटर इज ए फॉलोअर ऑफ लॉन्गिनस। पैटर जो थे फॉलोअर थे लॉन्गिनस के। लॉन्गिनस जो है एक रोमन सोल्जर था। हिज क्रिटिकल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। उनका जो क्रिटिकल प्रोसेस है, इट मीन्स आलोचनात्मक प्रक्रिया है ना, उसमें 3 स्टेजेस को, 3 चरणों को शामिल किया गया है। एज स्टेटेड बाय हिम, जो कि उनके द्वारा ही लिखा गया है, कहा गया है। इन हिज प्रीफेस टू रिनेसेंस, उनके प्रीफेस टू रिनेसेंस जो वर्क है ना, उसमें लिखा गया है कौन सा 3 स्टेजेस बताया गया, उसको हम कोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हुए हैं। टू फील द वर्च्यू ऑफ पोएट और टू पेंटर, कि किसी भी पोएट इट मीन्स कवि या फिर पेंटर के वर्च्यू को फील करने के लिए, उनके गुणों को महसूस करने के लिए। टू डिसएंगेज इट मीन्स उसे अलग करने के लिए। टू सेट इट फोर्थ, उसे चौथे स्थान पर स्थापित करना। दिस आर द 3 स्टेजेस ऑफ द क्रिटिक्स ड्यूटी। तो ये जो है 3 स्टेजेस हैं, 3 चरण है किसी भी क्रिटिक इट मीन्स आलोचक के कर्तव्य के। पैटर इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एस्थेटिक थ्योरी इन इंग्लैंड। कि इंग्लैंड में जो वॉल्टर पैटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, योगदान दिए एस्थेटिक थ्योरी में ना, उसके लिए वॉल्टर पैटर मेनली जाने जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एस्थेटिक थ्योरी से जो रिलेटेड थे वो कौन थे, वॉल्टर पैटर थे। ये मोस्टली पूछा जाता है। इन द रेनेसेंस स्टडीज इन आर्ट एंड पोएट्री, मतलब उनका जो वर्क है द रेनेसेंस स्टडीज आर्ट एंड पोएट्री में, पैटर आउटलाइन हिज अप्रोच टुवर्ड्स आर्ट। की पैटर जो है आउटलाइन करते हैं, इट मीन्स एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि उनका क्या अप्रोच है, क्या दृष्टिकोण है आर्ट को लेके, कला को लेके, उसका रूपरेखा वो प्रदान करते हैं अपने इस वर्क में। विच बाय मैनी एस्थेट्स, जिसको ढेर सारे एस्थेट्स के द्वारा, एस्थेट्स जो है वो ऑथर हो जाते हैं जो कि एस्थेटिक थ्योरी को प्रमोट करते हैं, एस्थेटिक थ्योरी से रिलेटेड होते हैं ना, तो ढेर सारे एस्थेट्स के द्वारा ना was regarded as the manifesto of aestheticism। एस्थेटिज्म का मैनिफेस्टो माना जाता है। मैनिफेस्टो इट मीन्स हो जाता है घोषणा पत्र माना जाता है। एस्थेटिज्म का इट मीन्स सौंदर्यवाद का। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग वॉल्टर पैटर की क्रिटिकल वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्टर पैटर इज रिमेंबर्ड प्राइमरली एज एन इनोवेटर इन एस्थेटिक। वॉल्टर पैटर जो है याद किए जाते हैं मुख्यतः इनोवेटर के रूप में, आविष्कारक के रूप में एस्थेटिक्स के। हु सेलिब्रेटेड द प्लेजरेबल इफेक्ट ऑफ आर्ट ऑन द व्यूअर, जो कि इस चीज को सेलिब्रेट करता है कि ना आर्ट का क्या प्लेजरेबल इफेक्ट पड़ता है व्यूअर पे, इट मीन्स रीडर्स पे या फिर दर्शक पे, किसी भी कला का क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, उस चीज को जो हम लोग बोल सकते हैं ग्लोरीफाई करता है, बताता है कि आर्ट का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है किसी भी रीडर पे, किसी भी व्यूअर पे। सेंसबरी हैज समन्ड अप हिज पोजीशन इन द फॉलोइंग वर्ड। सेंसबरी जो कि काफी फेमस ऑथर और क्रिटिक्स हैं, वो उनके पोजीशन का, स्थिति का सारांश देते हैं इन शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में। To assert too positively that Mr. Walter Pater was the most important English critic of the last generation। कि यह बहुत assert it means हो जाता है दावा किया गया कि बड़े ही पॉजिटिवली तरीके से, बहुत ही सकारात्मक तरीके से, कि वॉल्टर पैटर जो है ना लास्ट जनरेशन के सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी की आलोचकों में से, इट मीन्स इंग्लिश क्रिटिक्स में से थे। अकॉर्डिंग टू पैटर, पैटर के अनुसार आर्ट पोजेस द एबिलिटी टू कन्वे इंटेंस इमोशन। कि आर्ट के अंदर ना वो एबिलिटी होती है, वो योग्यता होती है कि वो इंटेंस इमोशन इट मीन्स गहरे से गहरी भावनाओं को, सेंस को, एक्सपीरियंस इट मीन्स अनुभवों को कन्वे कर सकता है। कन्वे इट मीन्स डिलीवर कर सकता है, प्रदान कर सकता है। हाउएवर, हालांकि दिस इफेक्ट इज फ्लीटिंग, हालांकि ये जो इफेक्ट है ना वो क्षणिक है। फ्लीटिंग इट मीन्स थोड़ी देर के लिए है। एंड ओनली ऑफर्स मोमेंट्री प्लेजर, और ये सिर्फ ना मोमेंट्री प्लेजर इट मीन्स थोड़ी टाइम के लिए, बस क्षण भर के लिए प्लेजर देता है, आनंद प्रदान कर सकता है। देयरफॉर, इसलिए आर्ट्स वैल्यू शुड ओनली बी एवेल्यूटेड बेस्ड ऑन द प्लेजर। की इसलिए जो है आर्ट की वैल्यू जो होनी चाहिए, कला का जो मूल्य होना चाहिए, केवल उसके आनंद के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इट ब्रिंग्स इन दैट पार्टिकुलर मोमेंट, जो कि वह उस विशेष क्षण में लाती हो। मतलब आर्ट को जब कोई भी व्यूअर रीड करता है, उसके बारे में पढ़ता है ना, तो उस समय जो
व्यूअर को, रीडर को जो प्लेजर फील होता है ना थोड़ी देर के लिए, तो उसी प्लेजर के आधार पे ना आर्ट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पैटर अप्रोच टुवर्ड्स आर्ट वाज समराइज्ड बाय द फेमस स्लोगन। पैटर का जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है आर्ट को लेके, उसको समराइज इट मीन सारांशित किया जा सकता है इस स्लोगन के द्वारा, जो उनका काफी फेमस स्लोगन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक ये स्लोगन, तो वॉल्टर पैटर से। तो इसका अर्थ क्या होता है ना कि आर्ट जो होता है ना उसको जब भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उसके खुद के ब्यूटी के लिए किया जाना चाहिए। वो खुद में वो होता है ना कि खुद इंडिविजुअली आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। आर्ट को किसी भी मॉरल या इमोशन से या भी किसी भी डिडक्टिव इट मीन्स आर्ट कोई ना कोई शिक्षा दे, इस चीज से जोड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से आर्ट को जो है डिफाइन करते हैं वॉल्टर पैटर कि आर्ट को जो अप्रिशिएट करना चाहिए उसके खुद के ब्यूटी के लिए। दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम हिज स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसेंस। ये जो फ्रेज है आर्ट फॉर आर्ट सेक, उसको लिया गया है उनके वर्क स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसेंस है, जिसको 1873 में पब्लिश करवाया गया था। इट वॉज पैटर्स क्रीडो। ये जो फ्रेज है ना आर्ट फॉर आर्ट सेक, उसको पैटर का क्रीडो इट मीन्स मूल मंत्र माना जाता है। एंड बिकेम ए रैलिंग क्राई। और ये जो फ्रेज है वो एक रैलिंग क्राई बन जाती है। रैलिंग क्राई का अर्थ होता है ना कि एक ऐसा मूवमेंट या फिर एक ऐसा आइडिया जिसको कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करें। तो ये जो फ्रेज है वो एक रैलिंग क्राई बन जाती है फॉर द एस्थेटिक मूवमेंट ऑफ द 1880s की 1880s में जो एस्थेटिक मूवमेंट आया ना उसके लिए ये वर्क जो है रैलिंग क्राई का काम करती है। दिस स्लोगन मीन्स दैट, इस स्लोगन का अर्थ है कि आर्ट शुड बी सेलिब्रेटेड फॉर इट्स प्लेजरेबल इफेक्ट, कि आर्ट को जो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, फेमस किया जाना चाहिए इसके प्लेजरेबल इफेक्ट की वजह से, आनंददायक प्रभाव की वजह से ऑन द रीडर्स, की आर्ट का जो आनंददायक प्रभाव पड़ता है ना रीडर्स पे, उस वजह से आर्ट की प्रसिद्धि होनी चाहिए। रेदर देन फॉर इट्स सोशल पॉलिटिकल फंक्शन और सेंटिमेंटल मीनिंग, बल्कि इसके बजाय कि इसका क्या सोशल पॉलिटिकल इट मीन सामाजिक राजनीतिक फंक्शन है, क्या काम है और क्या सेंटिमेंटल मीनिंग है, भावनात्मक क्या अर्थ है, इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आर्ट का इट मीन्स कला का क्या प्लेजरेबल इफेक्ट पड़ता है ना उस वजह से आर्ट को वैल्यू करना चाहिए, आर्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए। ही बिलीव दैट, उनका ऐसा मानना था कि बाय ड्राइविंग साइंटिफिक रैशनैलिटी फ्रॉम आर्ट, की कला से वैज्ञानिक तर्कसंगतता प्राप्त करने से वन रिड्यूसेस आर्ट्स एबिलिटी टू इंचैंट एंड इंस्पायर द रीडर्स, की आर्ट के अंदर जो एबिलिटी है, योग्यता है कि वो रीडर्स को मंत्रमुग्ध कर दे, इंस्पायर इट मीन्स प्रेरित करे, ये क्षमता कम हो जाती है जब उसको वैज्ञानिक तर्कसंगतता से प्राप्त किया जाता है, इट मीन्स वैज्ञानिक तर्कसंगतता से जोड़ा जाता है आर्ट को। आर्ट हैज नो एथिकल पर्पस, जो आर्ट होता है, जो कला होता है, उसका कोई एथिकल पर्पस इट मीन्स नैतिक उद्देश्य नहीं होता है। बिसाइड्स बीइंग सेंसुअस एंड ब्यूटीफुल, आर्ट का यही काम होता है कि वो सेंसुअस होता है, कामुक होता है, ब्यूटीफुल इट मीन्स सुंदर होता है, इसके अलावा उसका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं होता है। वॉल्टर पैटर्स एस्थेटिक थ्योरी वाज इन डिफेंस ऑफ 19th सेंचुरी विक्टोरियन मोरलिज्म। वॉल्टर पैटर का जो एस्थेटिक थ्योरी है ना उसको डिफेंस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चुनौती माना जाता है या अवज्ञा माना जाता है 19th सेंचुरी विक्टोरियन मोरलिज्म का, विक्टोरियन पीरियड के नैतिकतावाद का। विच बिलीव दैट, विक्टोरियन पीरियड के नैतिकतावाद का ये मानना था कि आर्ट शुड सर्व ए ग्रेट मॉरल और डिडक्टिव पर्पस, कि आर्ट जो होता है ना, कला जो होता है ना, उसका एक महान नैतिक और डिडक्टिव इट मीन्स हो जाता है शिक्षाप्रद या फिर कोई महान उद्देश्य होना चाहिए, ये मानना था 19th सेंचुरी विक्टोरियन मोरलिज्म का। तो इस चीज का ना विरोध करते हैं वॉल्टर पैटर, इस चीज को ना चुनौती देते हैं। पैटर वॉज सीन एज द एंटीथेसिस ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, पैटर को जो देखा जाता है एक विरोधी के रूप में मैथ्यू अर्नोल्ड के, ए विक्टोरियन मोरलिस्ट एंड पोएट, जो कि एक विक्टोरियन पीरियड के मोरलिस्ट इट मीन्स नैतिकवादी और पोएट इट मीन्स कवि थे। हु एडवोकेट्स द प्रिंसिपल आर्ट फॉर लाइफ सेक, जो कि इस प्रिंसिपल का, इस नियम का समर्थन करते हैं कि आर्ट फॉर लाइफ सेक इट मीन्स हो जाता है कि आर्ट जो होता है ना उसका कोई ना कोई इमोशनल, डिडक्टिव या फिर कॉग्निटिव इट मीन्स संज्ञात्मक पर्पस होना चाहिए, कि आर्ट जो है वो इमोशन से रिलेटेड होना चाहिए, उसका कोई उससे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं। और वहीं जो वॉल्टर पैटर है बिल्कुल उल्टा बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट जो होता है वो जैसा होता है उसकी ब्यूटी के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ना कि इसको किसी एथिकल पर्पस, मॉरल पर्पस या फिर इमोशनल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए, डिटेक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि वॉल्टर पैटर और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है दोनों अलग अलग थॉट को प्रमोट करते हैं आर्ट से रिलेटेड। तो ये दोनों चीज याद रखिए कि आर्ट फॉर लाइफ सेक जो है ये रिलेटेड है मैथ्यू अर्नोल्ड से, और आर्ट फॉर आर्ट सेक जब आ जाए तो वो वॉल्टर पैटर से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्पटन रिकेट, कैम्पटन रिकेट के अनुसार, कैम्पटन रिकेट जो है एक लॉयर, ऑथर थे और लिटरेरी क्रिटिक थे, एज ए स्टाइलिस्ट, एक स्टाइलिस्ट के रूप में वी मे रिगार्ड इन द फर्स्ट प्लेस पैटर्स थ्योरी, एक स्टाइलिस्ट के रूप में हम लोग पैटर के थ्योरी को, पैटर के सिद्धांतों को पहले स्थान पर
इन द सेकेंड प्लेस हिज प्रैक्टिस, और उनके प्रैक्टिसों को, उनके अभ्यासों को दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। एमंग पैटर वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूड, पैटर के वर्ल्ड फेमस वर्क में शामिल है द रेनेसेंस जो कि 1873 में आया, फिर है मॉरियस द एपिक्यूरियन जो कि 1885 में आया, उसके बाद है इमेजनरी पोर्ट्रेट। वॉल्टर पैटर वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिटिकल एसे, वॉल्टर पैटर जो है अपने क्रिटिकल एसे, इट मीन्स हो जाता है आलोचनात्मक निबंधों के लिए भी काफी फेमस हुए, विच प्रोवाइडेड ए रिव्यू ऑफ द वर्क्स ऑफ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट एंड राइटर, जो कि एक रिव्यू प्रदान करता है प्रोमिनेंट इट मीन्स प्रमुख आर्टिस्ट के और राइटर्स के वर्क का। ए फ्यू पीपल ही हैज क्रिटिक्ड इन हिज एसे इंक्लूड, कि कुछ लोग जिनका की वो आलोचना किए हुए हैं अपने एसे में, जिन पे रिव्यू दिए हुए हैं, वो है सैमुअल टेलर कोलरिज, विलियम मॉरिस, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है वो इटली के पेंटर थे जो कि काफी फेमस पेंटिंग इट मीन्स मोनालिसा जो है उसकी पेंटिंग बनाए हुए, तो इसलिए काफी फेमस है। सैंड्रो बॉटिशेली, सैंड्रो बॉटिशेली भी जो है इटालियन पेंटर हैं, इनके वर्क को भी क्रिटिसाइज किए हुए हैं, इट मीन्स अपनी एक होता है ना कि एक रिव्यू दिए हुए इनके वर्क्स का भी वॉल्टर पैटर अपने एसेज में। एंड माइकलएंजो, माइकलएंजो भी जो है ये एक पेंटर हैं और मूर्तिकार रहते हैं, तो इन पे भी एक रिव्यू दिए हुए अपने एसेज में वॉल्टर पैटर। मैनी ऑफ दिस वेयर कंपाइल्ड इन द रेनेसेंस इन 1873, और बहुत सारे जो ऑथर्स है ना उनको कंपाइल्ड मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक साथ संग्रहित किया गया है, कलेक्ट किया गया है उनके वर्क द रेनेसेंस में, जिसको कि 1873 में पब्लिश करवाया गया था। द पोएम्स ऑफ विलियम मॉरिस वॉज इनिशियली पब्लिश इन 1868, उनका जो फेमस वर्क है द पोएम्स ऑफ विलियम मॉरिस उसको जो है शुरुआत में पब्लिश करवाया गया था 1868 में। बिफोर इट वॉज एडेड एज द कंक्लूजन ऑफ द रेनेसेंस, के बाद में जो है द रेनेसेंस के कंक्लूजन में भी इसको ऐड किया गया, लेकिन पहले जो है इसको 1868 में पब्लिश करवाया गया था। दिस पार्टिकुलर एसे, और ये जो विशेष रूप से ये जो एसे है, बिकेम द मोस्ट फेमस, ये काफी ज्यादा फेमस हुई एंड कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ पैटर्स बुक, ये पैटर के बुक का काफी ज्यादा फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल इट मीन्स विवादित पार्ट भी रहा, एज इट समराइज वॉल्टर पैटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिज्म, क्योंकि ये ना वॉल्टर पैटर का जो कॉन्सेप्ट था एस्थेटिज्म का उसको समराइज करता है, उसका एक सारांश देता है। इस वजह से जो है वॉल्टर पैटर के बुक का जो ये वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ और काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था, इट मीन्स विवादित भी था। अब ये बस आखिरी पेज है। हाउएवर, हालांकि पैटर हैज ए नंबर ऑफ वीकनेस एज ए क्रिटिक, पैटर के अंदर जो है एज ए क्रिटिक एज ए आलोचक ढेर सारी कमियां भी है। फर्स्टली हिज क्रिटिसिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल्स और परसेप्ट्स, उनका जो क्रिटिसिज्म थे, उनकी जो आलोचना थी ना वॉल्टर पैटर की, वो किसी रूल्स पे, नियम पे या परसेप्ट इट मीन्स किसी उपदेश पे आधारित नहीं थी, बट हिज इंप्रेशन, बल्कि उनकी धारणा पे आधारित थी। हेंस दे आर नाइदर कंप्लीट नॉर एक्यूरेट, और इसी वजह से जो है उनका जो क्रिटिसिज्म है वो ना ही एक्यूरेट होता था, बिल्कुल पूरी तरह से सटीक होता था, और ना ही कंप्लीट इट मीन्स पूर्ण होता था। ही हैज लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, उनको ना टेक्निकल नॉलेज की कमी थी वॉल्टर पैटर को, इट मीन्स होता है ना किसी चीज का डीप में बहुत ज्यादा नॉलेज लेना, तो वो चीज की कमी थी वॉल्टर पैटर के अंदर। ही इज इंटरेस्टेड इन इंटरप्रेटिंग कवर, वो सिर्फ कवर को इंटरप्रेट करने में, व्याख्या करने में, एक होता है ना कि सिर्फ आउटलाइन प्रदान करने में इंटरेस्टेड थे। एंड डज नॉट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ ए वर्क, और किसी भी वर्क के ना बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स इट मीन्स होता है डीप में जाके कुछ बताना, वो चीज वो नहीं करते थे, बस कवर को इंटरप्रेट करते थे, इट मीन्स ऊपर ऊपर से व्याख्या करते थे, उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज की कमी थी बहुत ज्यादा डीप में। ही कंसंट्रेट मेनली ऑन द पोएटिक अपील, और वो कंसंट्रेट करते थे इट मीन्स ध्यान देते थे मेनली पोएटिक अपील पे, इट मीन्स काव्यात्मक इंटरेस्ट पे, काव्यात्मक अट्रैक्शन पे। बेंशन कंपेयर हिम विद चार्ल्स लैम्ब, और बेंशन जो है वो कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं चार्ल्स लैम्ब के साथ। According to Benson, बेंशन के अनुसार ही इट मीन्स वॉल्टर पैटर वॉज akin to चार्ल्स लैम्ब इन द डेलिकेसी ऑफ टच, द सब्टल फ्लेवर ऑफ लैंग्वेज, इट मीन्स स्पर्श की कोमलता और भाषा के सूक्ष्म स्वाद में जो वॉल्टर पैटर थे ना वो चार्ल्स लैम्ब के समान थे। तो यहाँ पे जो है खत्म हो गया लगभग नोट्स वाला सेक्शन, बस एक आखिरी पार्ट कंक्लूजन बचा हुआ है, कंक्लूजन देख लेते हैं। Thus we can say that कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्टर पैटर वॉज ए प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक, वॉल्टर पैटर जो थे एक प्रमुख लिटरेरी क्रिटिक थे, साहित्यिक आलोचक थे इन द लेट 19th सेंचुरी, आखिरी के 19th सेंचुरी के। नोन फॉर हिज यूनिक स्टाइल, जो कि जाने जाते थे अपने यूनिक इट मीन्स अनोखे स्टाइल के लिए, अनोखे शैली के लिए, और क्रिटिसिज्म के इट मीन्स आलोचना के, दैट एम्फेसाइज द एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेचर के एस्थेटिक एक्सपीरियंस पे इम्पेसाइज देता है, इतने साहित्य के एस्थेटिक एक्सपीरियंस पे जोर देता है, उसकी व्याख्या करता है। ही बिलीव दैट, उनका ऐसा मानना था कि लिटरेचर शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर इट्स आर्टिस्टिक एंड सेंसुअल क्वालिटीज, कि लिटरेचर को जो अप्रिशिएट करनी चाहिए, लिटरेचर की जो प्रशंसा की जानी चाहिए ना, उसके आर्टिस्टिक इट मीन्स हो जाता है कलात्मक, और सेंसुअल इट मीन्स हो जाता है कामुक गुणों की वजह से
लिटरेचर की प्रशंसा की जानी चाहिए रेदर देन जस्ट इट्स मोरल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट। मतलब लिटरेचर के नैतिक और इंटेलेक्चुअल इट मीन्स भौतिक कंटेंट की बजाय इसकी आर्टिस्टिक इट मीन्स कलात्मक और कामुक गुणों की वजह से अप्रिशिएट करनी चाहिए लिटरेचर को। पैटर्स क्रिटिसिज्म फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्क्स। पैटर का जो क्रिटिसिज्म होता था, आलोचना होती थी ना, वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत कार्यों पे फोकस होता था, आधारित होता था। एंड ऑथर्स, व्यक्तिगत ऑथर्स के बारे में वो बात करते थे। एक्सप्लोरिंग देयर थीम्स, उनके थीम्स को एक्सप्लोर करते थे, उनके विषयों के बारे में लिखते थे, व्याख्या करते थे। स्टाइल इट मीन्स उनकी शैली के बारे में लिखते थे। एंड सिंबोलिज्म इट मीन्स उनके प्रतीक के बारे में, सिंबल के बारे में लिखते थे। इन डेप्थ इट मीन्स गहराई में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। TMBU यूनिवर्सिटी का जो है पार्ट 3 का पेपर 5 का पूरी तरह से सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो गया। ये आखिरी वीडियो बचा हुआ था। हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे वो पेपर 6 के एक्सप्लेनेशन पे करेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि कल तक अपलोड कर दें। ठीक है, तो पेपर 5 100% हो गया है। सबसे पहले एग्जाम आपका पेपर 5 का ही होना है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।